हेलो डियर एस्पिरेंट्स, वेलकम टू दी एक्जिया आईएएस एकेडमी। तो चलिए देखते हैं कौन से इम्पॉर्टेंट न्यूज़ आर्टिकल हैं जो एग्ज़ाम के लिहाज से इम्पॉर्टेंट रहेंगे। तो ये आपका यूपीएससी एज वेल एज स्टेट पीसीएस के लिहाज से काम में आएगा और इसमें हम आपके जो डिफरेंट टॉपिक है उसका प्री और मेंस के लिहाज से कौन से पॉइंट में आपको ध्यान देना होगा और कौन सी चीज़ें पूछी जा सकती है उसके बारे में डिस्कस करेंगे। तो आइए देखते हैं आज का पहला टॉपिक। तो पहला टॉपिक के पहले कुछ अनाउंसमेंट है कि एडमिशन ओपन है एक्जिया आईएएस एकेडमी में। तो आप हमसे जुड़ सकते हैं ऑनलाइन एज वेल एज ऑफलाइन क्लास में। इसी के साथ आपको पूरा फाउंडेशनल कोर्स दिया जाएगा। जो भी एस्पिरेंट है जो एकदम स्क्रैच से शुरू करना चाहते हैं वो फाउंडेशनल कोर्स से जुड़ सकते हैं, और जो ऑलरेडी एडवांस स्टेज में है बस उनको रैपिड रिवीजन करना है आने वाले एपीएससी एज वेल एज यूपीएससी प्रीलिम्स के लिए, तो वो हमारे क्रैश कोर्स से जुड़ सकते हैं। तो ये जो भी हमारा प्री का क्रैश कोर्स हो या मेंस का हो और फाउंडेशनल कोर्स हो, उसमें हम दोनों ही कोर्स में आपको मॉक टेस्ट, वो प्री का हो या मेंस का हो, फिर मॉक इंटरव्यू आपके इंटरव्यू स्टेज के लिए, उसी के साथ आंसर राइटिंग, जीएस पेपर 1, 2, 3, 4 और आसाम जो स्पेसिफिक है जीएस पेपर 5 उसको भी करवाया जाता है। इसी के साथ ऐसे राइटिंग भी करवाया जाता है। 1-to-1 मेंटरशिप के तहत आपका जितना भी जो डाउट है उसका सल्यूशन दिया जाता है। और जो भी चीज़ें हम आपको पढ़ाएंगे उसका कम्प्रिहेंसिव स्टडी मटेरियल भी एकेडमी की ओर से प्रोवाइड किया जाएगा, और जो भी मटेरियल है उसको एक्सपीरियंस्ड एंड एक्सपर्ट फैकल्टी की द्वारा प्रिपेयर किया जाता है। और जो क्लासेस होती है वो भी आपके जो हाईली एक्सपीरियंस्ड है, जिन्होंने खुद एग्ज़ाम के डिफरेंट स्टेजेस को देखा है और जो ऑलरेडी एग्ज़ाम को क्रैक भी कर चुके हैं, तो ऐसे लोग आपको गाइड करेंगे। और जो ऑफलाइन के स्टूडेंट हैं वो हमारे इन हाउस जो लाइब्रेरी है उसको भी एक्सेस कर सकते हैं। और फर्दर आपको कोई डिटेल्स जानना हो, अबाउट एडमिशन जानना हो, तो आप कांटेक्ट कर सकते हैं 6002417488 नंबर पे। तो चलिए देखते हैं आज का पहला आर्टिकल। तो आज का पहला आर्टिकल बात करता है एआई और हमारे जो सर्विसेज सेक्टर है उसमें जो असर पड़ रहा है एआई की वजह से, उसके रिगार्डिंग ये आर्टिकल बात करता है। तो ये आपके रोहित लांबा जी एंड जो रघुराम राजन जी है, जो फॉर्मर आरबीआई गवर्नर रह चुके हैं, उनके द्वारा लिखा गया है। तो काफ़ी अच्छा इंसाइट इससे आपको मिलेगा। तो अभी क्या हो रहा है, इस ये जो भी आपका आर्टिकल है इसका कोर जो आर्ग्यूमेंट या फिर समरी है वो ये है कि आपका इंडिया का जो सर्विसेज सेक्टर है उसकी वजह से देश को बहुत सारा ग्रोथ मिला है। तो लगभग जो हमारा जीडीपी का लगभग 50% कंट्रीब्यूशन सर्विसेज सेक्टर से ही आता है, और इसमें भी पर्टिकुलरली थ्रो किससे आता है, ग्लोबल कैपेबिलिटी सेंटर्स के ज़रिए। तो अब ये जो ग्लोबल कैपेबिलिटी सेंटर्स होती है ये आपकी स्पेशलाइज एंटिटीज़ होती है जो क्या करती है, डिफरेंट जो एमएनसीज है उनको डिफरेंट सर्विसेज प्रोवाइड करती है। जैसे कि डीबगिंग करना, जो बग्स लग जाते हैं आपके डिफरेंट सर्विसेज में या फिर इंटरनेट प्लेटफॉर्म में, उनको हटाना, फिर लीगल सर्विसेज देना, कॉल सेंटर की फैसिलिटीज़ देना, तो आईटी सर्विसेज देना। तो ऐसे डिफरेंट तरह की सर्विसेज जो जीसीसी है वो एमएनसीज को प्रोवाइड करती है। लेकिन अभी के समय में क्या है, बिकॉज ऑफ डेवलपमेंट ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, तो बहुत सारे कामों में आपका क्या है, ऑटोमेशन आ रहा है। तो फॉर एग्जांपल आप अभी जो पावर पॉइंट का प्रेजेंटेशन होता है उसी को आप क्या कर सकते हैं, गामा जैसे एआई में देके बहुत ही आसानी से उसको बना सकते हैं, बस उसको थोड़ा सा इनपुट देना चाहिए। तो इससे क्या है, अभी जो भी हमारे सर्विसेज सेक्टर के तरफ से जो भी हम सर्विसेज को एक्सपोर्ट करते हैं, एआई की वजह से अगर उसमें ऑटोमेशन हो जाता है तो हमारे देश में जॉब लॉस दिखाई पड़ेगा, और जो सर्विसेज लेड ग्रोथ है उसमें भी हैम्पर आ सकता है। तो इसके लिए अभी करना क्या है, समय रहते ही स्किल को डेवलप करना है, और जो हमारे ह्यूमन कैपिटल है उनको अपग्रेड करना है, ताकि हम जो एआई का अभी ज़माना है उसमें हमारे जो ह्यूमन कैपिटल है वो क्या कर सके, एआई को आपका सब्सटेंशिएट कर सके। compete नहीं करना है क्योंकि एआई से compete नहीं कर पाएंगे।
एआई को या एआई के साथ ह्यूमन रिसोर्सेज को सब्सटेंशिएट करना है, रिप्लेस नहीं करना है उसको। ओके, तो उसी के बारे में ये आर्टिकल बात करता है, ताकि एआई के साथ क्या किया जा सके, कंप्लीमेंट किया जा सके, नॉट टू कम्पीट विथ इट। क्योंकि एआई क्या है, समय की मांग है और इसके साथ ये सभी चीज़ें डेवलप होती रहेंगी। तो इससे अभी हमारा जो एजुकेशन सिस्टम है उसको बहुत ज़्यादा क्रिटिसाइज़ किया गया है कि एजुकेशन में हम क्या करते हैं, ज़्यादातर रोट लर्निंग को ही प्रमोट करते हैं। हमारा जो एक इनोवेशन का आपका इकोसिस्टम होना चाहिए, क्रिटिकल थिंकिंग का जो एक आपका इकोसिस्टम होना चाहिए, वो लैक है। तो इसकी वजह से क्या है, आपके स्पेशली हायर एजुकेशन को भी क्रिटिसाइज़ किया गया है। लोअर को तो किया गया ही है, हायर को भी किया गया है कि आपका हायर एजुकेशन में क्या है, ओवर सेंट्रलाइजेशन है बाय यूजीसी। तो यूजीसी को क्या करना है, एनाबेलर की तरह काम करना है, ना कि रेगुलेटर की तरह। तो वो बहुत ज़्यादा रेगुलेट करने की वजह से क्या होता है, आपका जो हमारा इंस्टीट्यूशंस है, एजुकेशन इंस्टीट्यूशन, स्पेशली हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस, तो उनमें ऑटोनॉमी नहीं रहती है। तो ये सभी चीज़ें कही गई है कि ओवर सेंट्रलाइजेशन है, दैट इज़ यूजीसी, फिर लैक ऑफ ऑटोनॉमी है, फिर जो इंस्टीट्यूशन है उसमें बहुत ज़्यादा पॉलिटिकल इंटरफेरेंस देखा जाता है, फिर हमारा जो रिसर्च का इकोसिस्टम है, रिसर्च एंड डेवलपमेंट का, वो भी बहुत अंडर फंडेड है। तो अभी अगर देखें तो आप जो जीडीपी है उसका लगभग 0.64% ही आर&डी सेक्टर में खर्च किया जाता है, जबकि चाइना जैसे देश, अमेरिका जैसे देश लगभग 2 से 3% खर्च करते हैं, और जबकि उनका जीडीपी भी हमसे कई गुना ज़्यादा है। तो इससे क्या है, उनका परसेंटेज वाइज भी अगर आप देखें तो ज़्यादा है, और जीडीपी वाइज जो परसेंटेज होगा वो भी ज़्यादा रहेगा इंडिया के मुकाबले। फिर आपका रेगुलेटरी ओवररीच देखा जाता है इन मेडिकल एंड टेक्निकल एजुकेशन। तो इसमें स्पेशली क्या किया जा रहा है, एजुकेशन सेक्टर में कैसे रिफॉर्म लाए जा सकते हैं उसके बारे में बात किया जा रहा है। तो अभी जो इंडियन ग्रेजुएट्स है उसमें आपके लैक ऑफ जॉब रेडी स्किल है। तो जो जॉब रेडी स्किल होना चाहिए उनमें लैकिंग देखी गई है। तो डिफरेंट रिपोर्ट के हिसाब से, मुझे कौन सा रिपोर्ट था अभी ध्यान में नहीं है, लेकिन इंडिया के जो ग्रेजुएट है वो लगभग 50% से भी जो ज़्यादा ग्रेजुएट है वो एम्प्लॉयबल ही नहीं है। उनके अंदर जो स्किल चाहिए इंडस्ट्री को, वो मिसमैच है। तो इसी को कहा जाता है आपका एकेडमी इंडस्ट्री मिसमैच, कि एकेडमी में जो पढ़ाया जा रहा है और इंडस्ट्री को जो स्किल की ज़रूरत है उसमें क्या है, मिसमैच देखी गई है। तो इसीलिए क्या करना है आपका, इसका सल्यूशन क्या आएगा, पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप करना है इन आर&डी, डीआरडीओ के साथ, जैसे इसरो। तो इसरो का जो एनएसआईएल है तो वो क्या कर रही है, डिफरेंट जो प्राइवेट सेक्टर है उसके साथ कोलैबोरेट कर रही है, प्राइवेट सेक्टर को स्पेस सेक्टर में लाने की कोशिश कर रही है, मोटिवेशन दे रही है, एनकरेजमेंट दे रही है। तो ये सभी चीज़ें लानी ज़रूरी है। तो इसमें कहा गया है कि इनोवेशन जो है वो कैनॉट बी कमांड ड्रिवन। तो अभी अगर यूजीसी कमांड करेगा या फिर गवर्नमेंट कमांड करती रहेंगी तो उससे क्या है, आपका इनोवेशन नहीं आएगा। इट थ्राइव्स इन फ्रीडम। तो फ्रीडम देना होगा किसको, एजुकेशन इंस्टीट्यूशन को, फंडिंग देना होगा और फीडबैक लूप भी बनाना होगा, ताकि कंटिन्यूसली इम्प्रूवमेंट लाया जा सके। तो अभी इसमें बाकी क्या, पॉलिसी एंड इंडस्ट्री, पॉलिसी और इंडस्ट्री के बीच सिनर्जी लाने के बारे में बात किया जा रहा है कि जो इंडस्ट्री है तो उसमें कैसा स्किल चाहिए, उस हिसाब से क्या करना होगा, गवर्नमेंट को एजुकेशन पॉलिसी, आर&डी पॉलिसी लेना होगा। गवर्नमेंट मस्ट इंसेंटिवाइज आर&डी इन्वेस्टमेंट वाया टैक्स ब्रेक ग्रांट। इसके ज़रिए क्या करना है, आर&डी में फंडिंग, आर&डी का फंडिंग बढ़ाना है। फिर इंस्टीट्यूशनल ऑटोनॉमी को बढ़ाना है, लाइफ लॉन्ग लर्निंग फ्रेमवर्क्स बनाने हैं, ताकि लोग एक समय के बाद, सीखने के बाद लोग सीखना छोड़ देते हैं। तो उससे क्या होता है, लोगों का जो स्किल होता है वो अपलिफ्ट नहीं होता है। तो लोगों को क्या है, अपस्किलिंग करते रहना है। तो इसीलिए क्या होगा, लाइफ लॉन्ग लर्निंग जो फ्रेमवर्क है वो गवर्नमेंट के द्वारा बनाना पड़ेगा। तो इंडस्ट्री को भी क्या कहा गया है कि स्टॉप ट्रीटिंग ट्रेनिंग एज ए कॉस्ट। तो इंडस्ट्री क्या करती है, ट्रेनिंग को एज ए कॉस्ट देखती है कि इससे कोई मुनाफा नहीं होता है, ये तो घाटा में चला जाता है, कि ऐसे पैसे बर्बाद होते हैं। तो उस तरीके से नहीं देखना होगा, क्योंकि अगर इंडस्ट्री जो है वो ट्रेनिंग में खर्चे नहीं करेंगी, अप स्किलिंग में, री स्किलिंग में खर्चे नहीं करेंगी, तो आपका एआई जो है वो
आपका ओवरटेक कर लेगा। तो इसीलिए क्या करना है, ट्रेनिंग देना ज़रूरी है। फिर कहा जा रहा है कि इन्वेस्ट इन ह्यूमन कैपिटल डेवलपमेंट, जो ह्यूमन का कैपिटल है उसको डेवलप करना होगा। और शिफ्ट माइंडसेट फ्रॉम चीप लेबर टू हाई वैल्यू कंट्रीब्यूशन। तो अभी क्या होता है, जो हमारे इंडस्ट्रीज होते हैं उनको लगता है कि चीप लेबर को लगा के, उनको ज़्यादा समय काम करवा के हम क्या कर सकते हैं, ज़्यादा प्रोड्यूस कर सकते हैं, उससे ज़्यादा प्रॉफिट होगा। लेकिन इस मेंटालिटी को छोड़ के, ये क्या है, जुगाड़ू मेंटालिटी है। तो जुगाड़ू मेंटालिटी को छोड़ के क्या करना होगा, हाई वैल्यू कंट्रीब्यूशंस देने होंगे, स्किल एनहांसमेंट करना होगा, ताकि जो एम्प्लॉयमेंट है उसको बचाया जा सके और जो आपका प्रोडक्शन है उसमें भी वैल्यू एडिशन ज़्यादा किया जा सके। फिर आपका जो न्यू एज स्किल है उसको लेने होंगे, वो चाहे आपका आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस हो, रोबोटिक्स हो, ड्रोन टेक्नोलॉजी हो, ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी हो, सुपर कंप्यूटिंग हो, तो ये सभी चीज़ों में स्किल देना ज़रूरी रहेगा। और इंडस्ट्री का जो आपका एक कंट्रीब्यूशन देना होता है, CSR, कॉरपोरेट सोशल रेस्पॉन्सिबिलिटी, इसके तहत इंडस्ट्री को अपने प्रॉफिट में से, मुनाफे में से आपका सोसाइटियल डेवलपमेंट के लिए पैसे खर्च करने होते हैं। तो उसमें क्या कर सकते हैं, वो पैसा स्किलिंग में इन्वेस्ट कर सकते हैं। तो बाकी ये सभी चीज़ें इसमें UGC रिसर्च फंडिंग कैसे लाने हैं, GCC और IT सेक्टर कैसे किन चीज़ों में फोकस कर सकता है, हायर एजुकेशन किन चीज़ों में फोकस कर सकता है, इंडस्ट्री का क्या रोल रह सकता है। तो इंडस्ट्री का अभी प्रॉब्लम क्या है, कॉस्ट मिनिमाइजिंग में ध्यान देते हैं। तो कॉस्ट मिनिमाइजिंग में ध्यान नहीं देना है, आपका कॉस्ट को मैक्सिमाइज़ करके जो वर्कर्स है उनका जो आपका कैपेसिटी है उसको बढ़ाना है। हायर एजुकेशन अभी बहुत ज़्यादा थियोरिटिकल है, रोट लर्निंग बेस्ड है। तो एम्फसाइज़ करना है डिज़ाइन में, इंटर डिसिप्लिनरी लर्निंग में, जो न्यू एजुकेशन पॉलिसी भी कहता है। और एडाप्टेबिलिटी को बढ़ाना है विथ न्यू टेक्नोलॉजी। ओके, फिर फोकस करना है ऑन, अभी क्या है, GCC और IT सेक्टर फोकस ऑन लो स्किल एक्सपोर्ट। तो लो स्किल एक्सपोर्ट के जगह हमें क्या करना है, हाई वैल्यू AI इनहेंस सर्विसेज को डेवलप करना होगा, रिसर्च फंडिंग को बढ़ाना होगा, जो कॉर्पस है उसको बढ़ा के आपका मेरिट बेस्ड डिसबर्सल करना होगा फंडिंग को। नेक्स्ट आपका UGC में बहुत ज़्यादा ब्यूरोक्रेटिक हर्डल्स है, आउटडेटेड होके रखा है अभी भी ये इंस्टीट्यूशन। तो इसको क्या करना है, रिप्लेस विथ ऑटोनोमस आउटकम बेस्ड बॉडी इसको बनाना होगा। तो अभी देख सकते हैं कि UGC के जो नए आपके ड्राफ्ट रेगुलेशन है उसके वजह से भी आपके सेंटर स्टेट के बीच क्या है, तनाव चल रहा है। तो अगर एक बॉडी के वजह से बस तनाव आते रहेगा और एजुकेशनल डेवलपमेंट नहीं होगा तो उससे हम डेवलपमेंट एक्सपेक्ट नहीं कर सकते हैं। तो ज़रूरी है कि आपका डेवलपमेंट ओरिएंटेड चीज़ें करनी चाहिए। तो इसी में एक आपका मॉडल क्वेश्चन भी दिया गया है जो इन फ्यूचर पूछा जा सकता है। तो जो चीज़ें इसमें समझाई गई हैं अभी, वही चीज़ें इसमें दी गई है। तो इसमें फिर से आप देख सकते हैं फॉरवर्ड लुकिंग क्या पर्सपेक्टिव हम रख सकते हैं, व्हाट इंडिया मस्ट डू। तो स्ट्रैटेजिक प्रायोरिटी हमें सेट करना होगा, एजुकेशन रिफॉर्म करने होंगे NEP के तहत, यूनिवर्सिटी का ऑटोनॉमी आपका बढ़ाना होगा, फंडिंग बढ़ाना होगा, इनोवेशन हब्स को डेवलप करने होंगे, जो हब्स ऑलरेडी है, MIT है, IISc है, IITs है, आइज़र है। तो इन सभी का आपका जो कैपेसिटी है उसको बढ़ाना होगा। रिसर्च फंडिंग जो है उसको बढ़ाना होगा, लगभग 1% ऑफ GDP तक ले जाना होगा, जो करंट समय पे 0.64% है। स्किलिंग करना होगा AI में। इंडस्ट्री और जो एकेडमिया के बीच एक मिसमैच है कि एकेडमी में जो पढ़ाया जाता है वो इंडस्ट्री में काम नहीं आता है, तो पढ़ने का क्या फ़ायदा रहा। तो इसका जो मिसमैच है उसको दूर करना है। और जो लर्निंग है, लोगों को लाइफ लॉन्ग लर्निंग लेते रहना है, और इसमें गवर्नमेंट को प्लस जो इंडस्ट्रीज़ है उनको अपना एफर्ट डालना होगा। नेक्स्ट आर्टिकल बात करता है NIJS। तो IJS क्या हुआ, इंडियन जुडिशल सर्विस। तो अभी देखिए जुडिशरी के ऊपर इसमें आज भी 2-3 आर्टिकल, लगभग 3-4 आर्टिकल इसमें समेटा गया है। बाद में भी आप इसमें आर्टिकल देखेंगे। और करंट में हमने लगभग एक वीक से बहुत सारे आर्टिकल देखे हैं जुडिशरी के रिफॉर्म के बारे में। तो हाल ही में जो आपके बहुत सारा कैश बरामद हुआ था दिल्ली के एक हाई कोर्ट जज के जो आपका रेसिडेंस है उसमें, तो उससे क्या हुआ, अभी पूरा जुडिशरी का जो आपका मुद्दा है वो फोकस में आ गया है कि जुडिशरी के अंदर जो एलेज्ड करप्शन है, जो लैक ऑफ ट्रांसपेरेंसी है, अकाउंटेबिलिटी की कमी है, तो उसको कैसे दूर किया जा सकता है।
तो उसके लिए ये आर्टिकल एक सुझाव देता है कि जो आईजेएस है या फिर इसको कभी आपका एजेएस भी कहा जाता है, जैसे ऑल इंडिया जुडिशियल सर्विस, और आईजेएस मतलब इंडियन जुडिशियल सर्विस, तो एक ही मीन करता है दोनों ही चीज़ें, एजेएस बोले या आप आईजेएस बोले। तो जिस तरह से यूपीएससी आईपीएस को चुनती है ऑल इंडिया में सर्व करने के लिए, फिर आपके आईएएस को चुना जाता है एडमिनिस्ट्रेशन के लिए, तो उसी तरह से क्या है आपका आईजेएस को भी चुना जाना चाहिए। तो आईजेएस क्या होगा, इससे जो जुडिशरी है उसमें जो आपके अभी लेक्यूनस देखे गए हैं, जो रिफॉर्म्स चाहिए, उसमें आईजेएस एक अच्छा सल्यूशन बन सकता है। तो ऐसे एक एग्ज़ाम के ज़रिए, कम्पिटिटिव एग्ज़ाम के ज़रिए, जब क्या है जो भी आपके एस्पिरेंट्स होंगे वो क्या कर सकेंगे, एक मेरिटोक्रेटिक सिस्टम के तहत, ओपन सिस्टम के तहत अप्लाई कर पाएंगे, जिस तरह से यूपीएससी में कर सकते हैं। तो उसी तरह का एक आइडिया इसमें सुझाया गया है। और इससे क्या होगा कि आईजेएस के ज़रिए आपके लोअर कोर्ट में जुडिशरी का अपॉइंटमेंट होगा, वो चाहे आपके सब डिविजनल या फिर को डिस्ट्रिक्ट लेवल में हो या फिर डिस्ट्रिक्ट लेवल में हो। उसके बाद उन्हीं का क्या है, आपका फर्दर जब प्रमोशन होते होते वो हाई कोर्ट से होते हुए सुप्रीम कोर्ट तक पहुंच सकेंगे। जिस तरह से अभी आईएएस को क्या किया जाता है, स्टेट में भेजा जाता है, फिर वो सेंट्रल डेपुटेशन में चले जाते हैं, फिर सेंट्रल गवर्नमेंट के साथ काम करते हैं और आपके सेक्रेटरी लेवल तक जा सकते हैं। तो उसी तरह से क्या है, आपके जो आईजेएस होंगे वो भी लोअर कोर्ट से होते हुए एक्सपीरियंस लेते हुए वो क्या करेंगे, समय के साथ उनका प्रमोशन होते हुए सुप्रीम कोर्ट तक पहुंच जाएंगे। तो अभी जो आपका सुप्रीम कोर्ट का या हाई कोर्ट का अपॉइंटमेंट सिस्टम है, उसमें क्या होता है, कॉलेजियम सिस्टम बहुत बड़ा रोल प्ले करता है। और कॉलेजियम सिस्टम को लेके क्या है, बहुत समय पे चिंता जताई जाती है कि इसके अंदर आपके लैक ऑफ ट्रांसपेरेंसी है या फिर ओपेक है जो सिस्टम है, फिर आपका नेपोटिज्म का एलिगेशन लगते रहता है, लैक ऑफ अकाउंटेबिलिटी का एलिगेशन लगते रहता है। तो इन सभी चीज़ों को दूर करने के लिए आईजेएस एक अच्छा सल्यूशन हो सकता है। तो वही चीज़ें इसमें मेंशन की गई है कि आपका एन एक्सक्लूसिव ऑल इंडिया सिलेक्शन प्रोसेस विल एड्रेस द नीड टू ओपन द डोर ऑफ जुडिशरी टू मेरिटोरियस कैंडिडेट। तो अभी क्या है, आपके जुडिशरी का जो अपॉइंटमेंट प्रोसीजर है वो काफ़ी आपका क्या है, ये क्लोज जैसा है। तो जिसके वजह से क्या है, आपके गिने चुने लोग ही जुडिशरी के सर्विसेज में पार्टिसिपेट करते हैं। ऐसा नहीं है कि खुला नहीं है, खुला तो है ही। जैसे आप आसाम में एजेएस का होता है, आसाम जुडिशियल सर्विस, तो उसमें अप्लाई कर ही सकते हैं, लेकिन इसमें ऑल इंडिया लेवल में ये चीज़ें कही गई है ताकि पूरा जुडिशरी सिस्टम में अपॉइंटमेंट को क्या किया जा सके, ओवरहोल किया जा सके। तो इन फ्यूचर क्या है, जुडिशरी को लेके क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि जुडिशरी में कौन कौन से रिफॉर्म्स लाने ज़रूरी है। तो अपॉइंटमेंट में एक रिफॉर्म लाना ज़रूरी है, फिर जो एलेज्ड आपका मिसकंडक्ट या फिर करप्शन के चार्जेस लगते रहते हैं या एलिगेशन लगते रहते हैं, उन चीज़ों को आपका दूर करना ज़रूरी है। फिर जो पेंडेंसी ऑफ केसेस है उन प्रॉब्लम्स को दूर करना ज़रूरी है। फिर आपका वैकेंसी का जो प्रॉब्लम है उन चीज़ों को दूर करना ज़रूरी है। तो इसीलिए क्या है, अभी आपका ये अच्छा एक सुझाव रह सकता है आईजेएस या फिर एजेएस, ऑल इंडिया जुडिशियल सर्विसेज। ओके, चलिए फर्दर देखते हैं। तो करंट कॉलेजियम सिस्टम के बारे में इसमें कहा गया है कि करंटली कॉलेजियम क्या करती है, आपका जजेस को अपॉइंट करती है विथ नो फॉर्मल क्राइटेरिया, इंटरव्यू और ट्रांसपेरेंसी। लेकिन अगर एजेएस या फिर आईजेएस जैसा सिस्टम होगा तो उसमें क्या होगा, फॉर्मल होगा, क्राइटेरिया बेस्ड होगा, इंटरव्यू होगा, उसमें ट्रांसपेरेंसी रहेंगी। जिस तरह से आप यूपीएससी में देखते हैं कि हर साल एग्ज़ाम होता है और काफ़ी ट्रांसपेरेंसी के साथ, अकाउंटेबिलिटी के साथ चीज़ों को हैंडल किया जाता है। तो वैसा ही सिस्टम लाने की बारे में कही जा रही है इस आर्टिकल में। तो अभी क्रिटिसिज्म क्या है, जो अभी आपको बताया था कि लैक ऑफ ट्रांसपेरेंसी है, पब्लिक स्क्रूटिनी लैक है, फिर एक्विजिशन है ऑफ जुडिशियल नेपोटिज्म। ओके, फिर डायनेस्टिसिज्म का एक्विजिशन है कि एक ही घर से जो है वो चुनते रहते हैं बार बार या फिर अपॉइंट होते रहते हैं। फिर आपका है पोर रिप्रेजेंटेशन ऑफ मार्जिनलाइज ग्रुप, जो मार्जिनलाइज ग्रुप में स्पेशली वुमेन या फिर डिफरेंट जो आपके मार्जिनलाइज कम्युनिटी है, एससी हो, एसटी हो, ओबीसी हो,
तो उनका बहुत ही कम सिलेक्शन या फिर चयन होता है। तो जुडिशरी में आपका क्या किया जाए, एक इंक्लूसिविटी लाने के लिए आईजेएस जैसे आइडिया को इम्प्लीमेंट किया जा सकता है। तो इनएडिक्वेट अटेंशन टू मेरिट, एथिक्स और सोशल सेंसिटिविटी को कम ध्यान दिया जाता है, तो उसको ध्यान दिया जाना चाहिए। फिर जो आपका एनजेएसी 99th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट था, नेशनल जुडिशियल अपॉइंटमेंट कमीशन, जिसके तहत आपका कोलिजियम सिस्टम को रिप्लेस करने के लिए ये लाया गया था। लेकिन एनजेएसी को क्या किया गया, आपका सुप्रीम कोर्ट ने 2015 में स्ट्राइक डाउन कर दिया गया। और क्या वजह दी गई कि जुडिशियल जो इंडिपेंडेंस है उसमें एग्जीक्यूटिव का इंटरफेरेंस रहेगा। तो अभी मुद्दा ये बन गया कि आपका जो आपका जुडिशरी में अपॉइंटमेंट है उसमें जुडिशरी बॉडी का आपका मोनोपोली है, और इधर इस मोनोपोली को हटाने के लिए अगर एनजेएससी जैसा एक्ट लाया जाता है तो इससे एग्जीक्यूटिव ओवररीच का भी एक प्रॉब्लम देखा जाता है कि एग्जीक्यूटिव ओवररीच कर सकती है जुडिशरी के ऊपर और इनका इंडिपेंडेंस हार्म हो सकता है। तो अभी क्या है, इसका एक बीच का रास्ता अपनाना ज़रूरी है, क्योंकि अल्टीमेटली प्रोटेक्ट किसको करना है, पब्लिक इंटरेस्ट को। प्रोटेक्ट किसको करना है, पब्लिक ट्रस्ट को। प्रोटेक्ट किसको करना है, कॉन्स्टिट्यूशनल नॉर्म्स को, रूल ऑफ लॉ को। तो उसके तहत क्या है, जो भी चीज़ें रिफॉर्म की जानी चाहिए उसको करना ज़रूरी है। तो इसके लिए आप लास्ट 1 वीक से डिफरेंट सजेशंस देख रहे हैं, और उसमें एक सजेशन है आईजेएस। तो इसे आप देख सकते हैं, हम कंटिन्यूअसली जब एक टॉपिक के ऊपर डिफरेंट आर्टिकल कवर कर रहे हैं तो इससे क्या है, आपको पूरा जुडिशरी के जो रिफॉर्म का जो भी पेंडिंग रिफॉर्म है उसमें क्या सुझाव आप रख सकते हैं मीन्स में, वो सभी चीज़ें हम 1 बाय 1 हमें देखने को मिल रहा है। और बाकी जो भी चीज़ें हैं ऑलमोस्ट रिपीटेड है। और कैसे आपका कॉन्स्टिट्यूशनल क्या एंगल है आईजेएस प्रपोज करने के लिए या फिर लाने के लिए, तो आर्टिकल 312 के तहत ऑल इंडिया सर्विसेज को क्रिएट किया जा सकता है। तो आज के समय पे आपके 3 ऑल इंडिया सर्विसेज है, इंडियन फॉरेस्ट सर्विस, इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस और इंडियन पुलिस सर्विस। तो इसमें और एक सर्विस आईजेएस को जोड़ने की बात कही जा रही है इस आर्टिकल में। और इसी के साथ ऑल इंडिया मेडिकल सर्विसेज को जोड़ने की भी बातें हम डिफरेंट समय में पढ़ते हैं कि आपके हेल्थ केयर सेगमेंट में अगर देखें तो डॉक्टर्स की कमी है, तो उसके लिए आपका ऑल इंडिया मेडिकल जो सर्विसेज है वैसा भी एक एग्ज़ाम कंडक्ट करवा सकती है यूपीएससी। तो ये सभी चीज़ें इसमें मेंशन की गई है। ओके। और इसमें ये भी ध्यान रखिएगा, जो यूनियन लॉ कमीशन है एंड जो स्टैंडिंग कमिटीज़ रहती हैं वो भी आईजेएस के बारे में कई बार बोल चुकी है रिपीटेडली। तो चलिए देखते हैं बाकी और कंसर्न एंड काउंटर आर्ग्यूमेंट्स क्या है। अगर आईजेएस लाया जाता है तो इससे क्या होगा, आपका लॉस ऑफ जुडिशियल इंडिपेंडेंस हो सकता है। तो अगर लॉस ऑफ जुडिशियल इंडिपेंडेंस होता है तो उससे कैसे उसको काउंटर किया जा सकता है, सुप्रीम कोर्ट को सिलेक्शन नॉर्म्स को ले डाउन करने का पावर दिया जाना चाहिए। तो उससे क्या है, आईजेएस की जो सिलेक्शन होगी वो सुप्रीम कोर्ट के नॉर्म के हिसाब से होगी, तो जो जुडिशरी का इंडिपेंडेंस है वो कर्टेल नहीं होगा। फिर इसमें ये कहा जा रहा है कि ज़्यादा ब्यूरोक्रेटाइजेशन हो जाएगा जुडिशरी का, तो इसके लिए क्या करना है, जुडिशियल ट्रेनिंग देनी ज़रूरी है। तो क्या है, उससे ब्यूरोक्रेटाइजेशन का डर ख़त्म किया जा सकता है। फिर रेजिस्टेंस फ्रॉम जो बार है, तो अभी बार से क्या है रेजिस्टेंस आ सकता है, क्योंकि जो बार में डिफरेंट लॉयर रहते हैं उनको क्या किया जाता है, एलिवेट किया जाता है जजेस के तौर पे, उनको अपॉइंटमेंट दिया जाता है। तो अभी क्या किया जा सकता है, आपके आईजेएस में लेटरल एंट्री का प्रोविज़न भी रखा जा सकता है, जैसे आईएएस में रखा जाता है कि लेटरल जो एंट्री है उसके ज़रिए गवर्नमेंट के डिफरेंट डिपार्टमेंट में सीधा सीधा जो प्राइवेट एंटिटी में जो एक्सपीरियंस्ड पर्सन है उनको अपॉइंट किया जाता है। ओके। तो अभी जैसे मनमोहन सिंह साहब थे या फिर रघुराम राजन जी है, इनका लेटरल एंट्री हुआ है। तो इस तरह से क्या है, टैलेंट को बाहर से भी आपका जो बार होता है एडवोकेट का, वहाँ से आपका आईजेएस में लाया जा सकता है। तो ये सीधा एंट्री होगा। ओके। फिर लैंग्वेज और रीजनल जो लॉ कंसर्न है कि जो आईजेएस से चुनेंगे, अगर अभी तमिलनाडु से कोई चुने और वो नॉर्थ इंडिया में गए तो वो कैसे टेकल करेंगे चीज़ों को, तो उसके लिए क्या है, रीजनल पेपर तो होता ही है,
ओके। और जैसे आपके पोस्टिंग का जो स्ट्रक्चर आप आईएएस में देखते हैं कि तमिलनाडु का एक ऑफिसर भी क्या है आपके किसी और रीजन में, जैसे नॉर्थ ईस्ट हो या फिर नॉर्थ में सर्व करता दिखता है और बहुत ही अच्छा सर्विस भी देता है। तो उसी तरह से क्या है, रीअलाइन करना है आईजेएस को भी, जो इनका अच्छा ट्रेनिंग देना है उनको डिफरेंट लैंग्वेजेस के ऊपर। ओके। और रीज़न के हिसाब से उनको पोस्टिंग दिया जा सकता है। तो ये सभी चीज़ें इसमें मेंशन की गई है। बाकी आप ट्रेनिंग जैसे लवासना में आईएएस ऑफिसर्स का ट्रेनिंग होता है, तो उसी तरह से क्या है आपके आईजेएस का भी ट्रेनिंग किया जा सकता है। लवासना जैसे ही कोई स्ट्रक्चर फ्रेम की जा सकती है या फिर लवासना में ही किया जा सकता है। इसके लिए स्पेशल आपके फैकल्टी हो या फिर स्पेशली इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप किया जा सकता है। ओके। तो ये सभी चीज़ें इसमें मेंशन की गई है। नेक्स्ट जो आर्टिकल है वो बात करता है वाई दी पार्कर सोलर प्रोब इज़ ट्राइंग टू टच दी सन। तो ये जो पार्कर सोलर प्रोब है, तो इस प्रोब को आपका भेजा गया था 2018 में, ताकि जो सन का आपका कोरोना है उसको स्टडी किया जा सके। तो अभी हाल फिलहाल में ये न्यूज़ आया है कि लगभग आपका 7 साल में जो आपका ये पार्कर सोलर प्रोब है ये सन के बहुत नज़दीक आ गया है और आपका सन का जो कोरोना है उसको स्टडी कर रहा है। तो अभी पूरा किस्सा क्या है ये थोड़ा बहुत समझने की कोशिश करते हैं। तो अभी जो सन का सरफेस है, जैसे हमारा जो अर्थ है, अर्थ का जो सरफेस है उसी तरह सन का भी क्या है सरफेस है, या फिर अर्थ का जैसे बहुत सारे लेयर्स है। ओके। उसी तरह से क्या है आपका सन का भी बहुत सारा लेयर है। तो उस लेयर में से जो टॉप मोस्ट लेयर है वो है आपका फोटोस्फेयर, और फोटोस्फेयर में जो टेम्परेचर है वो है लगभग आपके 6000 डिग्री सेल्सियस। लेकिन जो सन का एटमॉस्फेयर है, जो ऊपरी हिस्सा है सरफेस से ऊपर, उसका जो आपका टेम्परेचर है जिसको कोरोना कहा जाता है, आउटर एटमॉस्फेयर जो है उसका टेम्परेचर है लगभग ओवर 1 मिलियन डिग्री सेल्सियस। तो ये अभी एक पैराडॉक्स है कि जो आपका मेन जो बॉडी है सन का जो सरफेस है उसका टेम्परेचर से जो एटमॉस्फेयर का टेम्परेचर है वो कई गुना ज़्यादा है। और ये क्यों ज़्यादा है इसकी को स्टडी करने के लिए आपका ये पार्कर सोलर प्रोब को भेजा गया है, ताकि ये जितना पास हो सके उतना पास सन के जा सके। और इसको ये जो पार्कर सोलर प्रोब है इसको बहुत ही अच्छी तरीके से डिज़ाइन किया गया है ताकि ये जो सन का हीट है उसको टॉलरेट कर सके। और इसके अंदर जो भी 4-5 इंस्ट्रूमेंट लगाए गए हैं चीज़ों को ऑब्जर्व करने के लिए, स्टडी करने के लिए, उनको हार्म ना हो सन के हीट से, रेडिएशन से। तो वो सभी चीज़ें इसमें मेंशन की गई है। ठीक है। तो अभी इसमें आपका ये जो पार्कर सोलर प्रोब है इसका मूल उद्देश्य क्या है कि जो सन का कोरोना है और उससे जो कोरोनल मास इजेक्शन होते रहता है, जो सोलर फ्लेयर्स निकलते रहते हैं, उसके वजह से आपके स्पेस वेदर के ऊपर क्या असर पड़ सकता है। फिर अर्थ में जो पावर ग्रिड्स है जो एनर्जी को कनेक्ट करती है उसके ऊपर क्या असर पड़ सकता है। हमारे जो जीपीएस सैटेलाइट्स है उसमें क्या असर पड़ सकता है। हमारा जो कम्युनिकेशन नेटवर्क है उसमें क्या असर पड़ सकता है। और एस्ट्रोनॉट की जो सेफ्टी है, जो स्पेस ट्रेवल करते हैं, उनमें क्या असर पड़ सकता है। तो उसी को स्टडी करने के लिए ये जो पार्कर सोलर प्रोब है इसको भेजा गया था 2018 में। तो इसमें मेंशन किया गया है कि 2018 में भेजा गया था और ये लगभग अभी आपके विद इन 6 मिलियन किलोमीटर के रेंज में है, बहुत ही पास है। तो अभी फर्दर ये और पास जाने वाला है। तो इससे क्या है आने वाले समय में डिफरेंट चीज़ों की खोज छानबीन की जा सकती है और नए आपके तथ्य उभर के आ सकते हैं, जिससे हमें इन चीज़ों के ऊपर, स्पेस वेदर के ऊपर, पावर ग्रिड के ऊपर, जीपीएस सैटेलाइट के ऊपर, कम्युनिकेशन नेटवर्क के ऊपर, एस्ट्रोनॉट सेफ्टी इन स्पेस के ऊपर बहुत सारी और फर्दर इंसाइट प्राप्त हो सकती है। और जो इन फ्यूचर के मिशंस हैं उनमें भी क्या होगी, हमें सहूलियत मिलेगी। तो इन फ्यूचर आपके मार्स मिशन का भी प्लान है कि लोगों को मार्च में भेजना है। तो उससे क्या है हमें सन का जो भी आपका सन का जो भी एक्टिविटीज़ है उनको समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है।
और सन के जो भी आपके कोरोना है या फिर कोरोनल मास इजेक्शन है, इनको समझना ज़रूरी रहेगा। तो इसीलिए पार्कर सोलर प्रोब का इस्तेमाल किया गया है। तो इसके साथ चलिए और देखते हैं इसमें कौन कौन से इंस्ट्रूमेंट्स लगे हुए हैं। तो इन इंस्ट्रूमेंट्स के बारे में आपका ये जो टॉपिक है, ओवरऑल इन चीज़ों को प्रीलिम्स के पर्सपेक्टिव से पूछ सकता है और मेंस में भी सीधा सीधा पूछा जा सकता है। तो मेंस में अगर पूछा गया तो आपको बहुत ज़्यादा टेक्निकल चीज़ें नहीं लिखनी है। पहला तो जो मिस्ट्री है उसको सुलझाने के लिए आपका पार्कर सोलर प्रोब को भेजा गया है कि आपका एक तो फोटोस्फेयर में जो सन का सरफेस है उसमें 6000 डिग्री सेल्सियस है, लेकिन जो एटमॉस्फेयर है कोरोना उसमें क्यों इतना ज़्यादा टेम्परेचर है, उससे बाकी जो आपके अर्थ है या फिर पूरा ओवरऑल स्पेस में क्या असर पड़ सकता है, ये सभी चीज़ें समझनी ज़रूरी रहेंगी और मेंस में भी ये सभी चीज़ें आपको लिखनी होंगी। आपको बहुत ज़्यादा इसका मतलब साइंटिफिक एंगल नहीं देखना है। ओके, तो इसको ये इन पॉइंट में अगर आप समझेंगे तो इससे अच्छा मेंस का आंसर बना पाएंगे। बाकी प्रीलिम्स में क्या है, किसके द्वारा लॉन्च किया गया, कितने सन में लॉन्च किया गया और डिस्टेंस को भी पता कर लीजिएगा। बाकी ये टेम्परेचर रिलेटेड डेटास भी आपके स्टेटमेंट में बन सकता है। ओके, तो इसका स्पीड कितना है ये सब भी देख लीजिएगा और इसमें बताया गया है कि स्पीड आपका 6,92,000 किलोमीटर पर आवर है, जो फास्टेस्ट ह्यूमन मेड ऑब्जेक्ट है इन हिस्ट्री। इसके बाद आपको इसमें देखना क्या है, और इसका जो बीकन सिग्नल है तो ये सिग्नल प्रोवाइड करते रहता है अर्थ में नासा को, तो उससे ये पता चलता है कि ऑल जो सिस्टम है, सिस्टम मतलब ये आपके जो भी इसमें इंस्ट्रूमेंट्स लगाए गए हैं ये नॉर्मली फंक्शन कर रहे हैं। तो इसमें नो हार्डवेयर मल फंक्शंस, इंस्ट्रूमेंट ऑपरेटिंग विद इन पैरामीटर्स, डेटा सक्सेसफुली स्टोर्ड एंड क्यूड फॉर ट्रांसमिशन। तो ये सभी क्या है, जो भी इसमें प्रोब के अंदर जो भी इंस्ट्रूमेंट्स है ये सभी अच्छी तरीके से वर्क कर रहे हैं। तो कितने इंस्ट्रूमेंट है, डिफरेंट इंस्ट्रूमेंट का क्या काम है, इसको थोड़ा थोड़ा इसमें देख लीजिएगा। ओके, ये पूछा जा सकता है। फिर इसमें जो आपका प्रोब भेजा गया है तो इसमें कैसे हीट शील्ड को डेवलप किया गया है। ओके, तो इसमें आपका दो कार्बन कार्बन कंपोजिट है कोटेड विथ सेरामिक वाइट पेंट। तो सेरामिक वाइट पेंट किया गया है क्यों, ताकि जो सन का रेडिएशन है उसको रिफ्लेक्ट बैक किया जा सके और उससे क्या है जो प्रोब है उसमें टेम्परेचर सही रहे। और जो बाहरी हिस्सा है वो क्या कर सकता है, आपका 1370 डिग्री सेल्सियस तक का जो टेम्परेचर है उसको विथस्टैंड कर सकता है। और अंदर के जो इंस्ट्रूमेंट है उसमें मॉडेस्ट जो आपका 30 डिग्री टेम्परेचर बना रहना चाहिए फॉर इट्स प्रॉपर फंक्शनिंग, वो भी मैनेज कर पाया जा रहा है। तो ये सभी चीज़ें हमें समझनी जरूरी रहेंगी। ओके, चलिए आगे देखते हैं। फिर इसमें कहा गया है कि नेक्स्ट जो पेरीहेलियन है वो कब होने वाला है। तो पेरीहेलियन का मतलब क्या होता है, पास होना, और एपीहेलियन का मतलब होता है दूर होना। तो इसमें नेक्स्ट पेरीहेलियन लगभग जून 2025 को देखा जा सकता है। तो अभी इसको क्या है, कंटिन्यूसली जब भी न्यूज़ में आता है ये आर्टिकल, इसको ट्रैक करना है क्योंकि ये सभी चीज़ें प्रीलिम्स में आने की संभावनाएं अभी बढ़ जाती है। एक क्वेश्चन पूछा जा सकता है ज़्यादा से ज़्यादा। ओके, और मेंस में ओवरऑल जो आपका डिफरेंट स्पेस मिशंस हैं उनके बारे में ओवरऑल आपका एक क्या अचीवमेंट रहा है वो पूछी जा सकती है मेंस में। ओके, तो नेक्स्ट पेरीहेलियन देखा जा सकता है जून 2025 को। और प्लस आपके ज्योग्राफी के पॉइंट ऑफ व्यू से एपीहेलियन क्या है, पेरीहेलियन क्या है, ये भी जानना ज़रूरी रहता है। तो पेरीहेलियन पी से याद रखिएगा कि धरती सन के कितने पास है, तो उसको पेरीहेलियन कहा जाता है। तो साल में ये फेनोमेना एक बार देखा जाता है, पेरीहेलियन का, एपीहेलियन का। ओके, तो पेरीहेलियन आपके लगभग जनवरी के समय में देखी जाती है, डेट आप एक बार देख लीजिएगा। और जो एपीहेलियन है वो जुलाई के लगभग देखी जाती है। नेक्स्ट आर्टिकल बात करता है व्हाट इज स्टेटस ऑफ द स्पेस एक्स मार्च मिशन। तो स्पेस एक्स का जो मार्च मिशन है उसका क्या स्टेटस है। तो अभी स्पेस एक्स जो एलोन मस्क साहब जिनके सीईओ हैं, तो उनका एक ये ऑब्जेक्ट है या फिर गोल है कि बाय 2026 मार्च में आपका मिशन भेजना है।
और वो जो मिशन होगा वो अनक्रूड मिशन होगा, जिसमें कोई आपका एस्ट्रोनॉट्स नहीं रहेंगे। लेकिन ये मिशन अगर 2026 में सक्सेसफुल होता है, मार्च को लैंड करता है, और इसमें एक आपका क्या है, रोबोट भी भेजा जाएगा जिसका नाम होगा ऑप्टिमस। तो ये एआई एनाबल्ड रोबोट होगा जो डिफरेंट आपका जो मार्च का जो भी सरफेस है, उसका जो भी एटमॉस्फेयर है, उसके रिगार्डिंग डेटा भेजेगा। तो इसके ज़रिए क्या है, आपके फर्दर इंसाइट्स पाए जा सकते हैं, और बाय 29 to 31 आपके क्रू मिशन भी भेजने की संभावनाएं देखी गई हैं। तो ये जो इलॉन मस्क साहब हैं, उन्होंने ये हिंट किया है कि अगर ये सक्सेसफुल रहता है तो आपका बाय 29 और 31 के बीच क्रू मिशन भी भेजी जाएंगे। और ध्यान रखिएगा, अभी ये आर्टिकल प्रीलिम्स के लिहाज से इम्पॉर्टेंट रहेगा, और मेंस के लिहाज से आप जब ये चीज़ें पूछी जाएंगी कि कैसे स्पेस सेक्टर में प्राइवेट सेक्टर जो एंडावोर कर रहे हैं उसमें कैसे सक्सेसेस पाए गए हैं, वो सभी चीज़ें आपको देखनी ज़रूरी रहेंगी। तो अभी इसमें इन चीज़ों को ध्यान रखिएगा कि जो पेलोड होगा उसमें एक ह्यूमनॉइड रोबोट को भेजा जाएगा, जिसको डेवलप किया गया है बाय इलॉन मस्क साहब की और एक दूसरी कंपनी टेस्ला के द्वारा। तो रोबोट का नाम है ऑप्टिमस। और कब तक भेजा जाएगा, 2026। और अगर सभी चीज़ें सक्सेसफुल रही तब क्रू मिशन भी भेजा जाएगा बाय 2931। तो इसी के बारे में सभी चीज़ें इसमें मेंशन की गई है। लेकिन इसमें और एक चिंता भी जताई गई है कि इसमें एक कन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट भी है, कि अभी मास्क साहब जो है वो एक आपके टेक्नोक्रेट है, और टेक्नोलॉजी में टेक्नोलॉजिकल या टेक बिलियनर है। और वो क्या कर रहे हैं, जो यूएसए का डॉज डिपार्टमेंट है, डिपार्टमेंट ऑफ गवर्नमेंट इफ़िशेंसी, उसको भी संभाल रहे हैं, और जो क्या करती है, ट्रम्प साहब को एडवाइस देती है कि कैसे जो गवर्नमेंट का इफ़िशेंसी है उसको बढ़ाया जा सके, और गवर्नमेंट का जो भी ज़्यादा ओवर स्पेंडिंग है उसको कम किया जा सके। तो अभी उसी के तहत किया गया है, नासा के डिफरेंट ऑफिसेस को क्या किया गया है, शट डाउन किया गया है। फॉर एग्जांपल जैसे नासा ऑफिस ऑफ टेक्नोलॉजी, पॉलिसी, स्ट्रेटजी, ऑफिस ऑफ द चीफ साइंटिस्ट, इनको क्या किया गया है, शट डाउन कर दिया गया है। तो इससे अभी क्या हो रहा है, नासा का जो ऑटोनॉमी है वो वॉयलेट हो रहा है, वीक हो रहा है, और ये किसको फेवर कर रहा है, स्पेस जो एक्स है उसको आपका फेवर कर रहा है। तो इसमें आप सीधा सीधा देख सकते हैं, जो इंसान गवर्नमेंट में है वो अगर खुद की आपके प्रॉफिट के लिए, बेनिफिट के लिए अगर काम कर रहा है तो उसी को कहा जाता है क्या, कन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट। तो आप जब पावरफुल पोजीशन में होके आप पब्लिक इंटरेस्ट को या फिर देश के इंटरेस्ट को ना देख के खुद का इंटरेस्ट को देखें तो उसी को कहा जाता है कन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट। तो एक कन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट का भी सिचुएशन इसमें देखा गया है, और ये भी टेंशन जताई जा रही है कि इन फ्यूचर आपका क्या है, जो प्राइवेट सेक्टर है वो स्पेस को कॉलोनाइज कर सकती है। और प्राइवेट सेक्टर क्या है, आपके स्पेस को लेके वो इतना ज़्यादा रेस्पॉन्सिबल नहीं रहेंगी, और जो आउटर स्पेस है उसको आपका रेगुलेट करने के लिए एक ट्रीटी भी है, और ये सभी चीज़ें क्या है, ये ट्रीटी की ऑलमोस्ट मतलब वायलेशन की तरह ही है, क्योंकि आपका जो स्पेस है उसका पीसफुल यूज़ होना चाहिए, जो सेलेस्टियल बॉडीज़ है उनका पीसफुल यूज़ होना चाहिए, जो हार्म है वो अवॉइड होना चाहिए, कोई कंटामिनेशंस नहीं होनी चाहिए। लेकिन अगर प्राइवेट सेक्टर्स को अगर पूरा खुला छोड़ दिया गया तो उससे क्या है, आपका जो स्पेस है, जो सेलेस्टियल बॉडीज़ है वो कंटामिनेट हो सकती है, उनका पीसफुल यूज़ की जगह वेपनाइजेशन किया जा सकता है। तो ये सभी चिंता की विषय है। ओके, बाकी इसमें आपकी नासा की और डिफरेंट मिशन है, आर्टेमिस मिशन है, तो आर्टेमिस मिशन ये मून को लेके है, फिर मार्स सैंपल रिटर्न प्रोग्राम है, फिर चाइना भी मार्स के ऊपर काम कर रहा है, तो इनका भी प्लानिंग है कि मिशन भेजा जाएगा बाई 2033-35 तक, वो भी क्रू मिशन रहेगा। और इंडिया के इसरो का भी प्लान है कि मंगलयान 2 भेजा जाना है, और मंगलयान 2 जो आपका एक्सपेक्टेड डेट नहीं, सॉरी, ईयर है वो 2026 है। ओके, चलिए देखते हैं अगला आर्टिकल। नेक्स्ट आर्टिकल बात करता है, व्हाट इज़ द कंट्रोवर्सी ओवर द बोध गया टेम्पल। तो बोध गया टेम्पल को लेके अभी कौन सी कंट्रोवर्सी देखी गई है। तो बोध गया टेम्पल, या फिर जो बोध गया टेम्पल में जो बोधि ट्री है, ये फेमस क्यों है, क्योंकि इसी जगह में बुद्ध जी ने जो एनलाइटनमेंट है वो प्राप्त की थी।
और इसी के लिए क्या है, ये जगह अभी आपके जो बुद्धिस्ट फेथ वाले हैं उनके लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो जाती है। लेकिन अभी ये जो आपका बोध गया का टेम्पल है, इसको इसका जो मैनेजमेंट है, इसके लिए क्या है, आपका एक लॉ बनाया गया है जिसको कहा जाता है बोध गया टेम्पल एक्ट 1949। तो इसके तहत अभी क्या है, बोध गया टेम्पल को हिंदू लोग भी मानते हैं और बुद्धिस्ट लोग भी मानते हैं, लेकिन प्राइमरीली ये एक बुद्धिस्ट टेम्पल है। तो अभी इसके लिए क्या है, जब इसमें आपका इधर देख सकते हैं कि हिस्टोरिकल लीगल एंड लीगल टाइमलाइन अगर देखें तो एंशियंट पीरियड में, ये जो मैं अभी मुद्दा बात करने वाला था उससे पहले ये हिस्ट्री देख लेते हैं। तो एंशियंट पीरियड में 3rd सेंचुरी से लेके 13th सेंचुरी सी तक देखें तो मौर्यन जो एम्पायर थे अशोक, उन्होंने क्या किया था, आपके जो बोधि ट्री है उसके पास ही टेम्पल बनाया था एट बोध गया, नियर बोधि ट्री। ओके, फिर आपके बुद्धिस्ट पिलग्रिमेज हब बनने लगा ये धीरे धीरे ड्यूरिंग गुप्ता एंड पाला डायनेस्टी। फिर जो ह्यूएन सांग है, ट्रेवलर फ्रॉम चाइना, तो उन्होंने इस साइट को एक्सक्लूसिवली एक बुद्धिस्ट मोनेस्ट्री और श्राइन का साइट के हिसाब से कंफर्म किया था। फिर मेडिएवल पीरियड में आपके 13th सेंचुरी के लगभग, जब बख्तियार खिलजी का इन्वेजन हुआ था, उस समय बुद्धिस्ट जो पैट्रोनेस थी वो कम हो गई थी। फिर 1519 के समय हिंदू महानता एस्टाब्लिश दी बोध गया मठ। तो एक हिंदू महानता थे, उन्होंने क्या किया था, बोध गया में एक मठ की स्थापना की थी, और तभी से क्या है आपका बिगिनिंग द साइट अंडर हिंदू कंट्रोल, तो हिंदू कंट्रोल में आ गया था। फिर आपके अगर कॉलोनियल समय और पोस्ट इंडिपेंडेंस में देखें तो 1891 में अंगारिका धर्मपाला नामक एक व्यक्ति जो श्रीलंका के बुद्धिस्ट रिवाइवलिस्ट थे, उन्होंने ये ट्राई किया था कि जो साइट है वो हिंदू से जो हिंदू महानता है उससे रिक्लेम करके एक प्योरली बुद्धिस्ट मतलब साइट हिसाब से इसको रखा जाए। लेकिन ये चीज़ें थोड़ी कन्फ्लिक्चुअल है, क्योंकि जो अभी हिंदू फेथ के लोग हैं वो भी वहाँ पे पूजा करते हैं। तो उसी के लिए क्या किया गया, ताकि दोनों ही जो फेथ के लोग हैं उसका आस्था में चोट ना पहुँचे, इसी के लिए आपका बोध गया टेम्पल एक्ट का इनेक्टमेंट किया गया बाय बिहार गवर्नमेंट। और तभी से क्या है, इसमें एक आपका कमेटी बना दी गई, और कमेटी में टोटल कितने आदमी रहेंगे, मैनेजमेंट कमेटी में टोटल 8, और 8 में से आपके 4 बुद्धिस्ट होंगे, 4 हिंदू होंगे। और इसको चेयर कौन करेगा, जो लोकल आपका डीएम होगा, डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट, जो इसका एक्स ऑफिशियो चेयरपर्सन रहेगा। लेकिन अभी प्रॉब्लम क्या है कि जो एक्स ऑफिशियो चेयरपर्सन रहेंगे वो अगर मेजोरिटी से हुए तो क्या है, आपका जो भी डिसीजंस है वो हिंदू मेजोरिटी के हक में जाएंगे। तो डिसीजन मेकिंग में क्या है, एक हिंदू मेजोरिटी देखा जा सकता है। तो यही चीज़ें अभी क्या है, जो बुद्धिस्ट ऑटोनॉमी है उसको वॉयलेट करती है। तो इसी के लिए जो आपका जो बुद्धिस्ट फेथ के लोग हैं इसके अगेंस्ट क्या कर रहे हैं, स्पेशली आपका इसको प्रोटेस्ट कर रहे हैं कि ये एक प्योरली बुद्धिस्ट साइट है। तो इसमें जो बुद्धिस्ट फेथ के लोग हैं उनका जो एक आपका डिसीजन मेकिंग है वो उसका पावर ज़्यादा रहना चाहिए। फिर आपका जो अगर लीगल डायमेंशन भी देखें, कन्फ्लिक्ट ऑफ हेरिटेज वर्सेस स्टैच्यूट, तो द टेम्पल इज़ अ यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट। ये टेम्पल एक यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट भी है, और इसको आपका लिंक टू बुद्धिज़्म, तो ये इसको लिंक टू बुद्धिज़्म भी कहा गया है यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट में। उसके बाद भी इसको क्या है, एक हाइब्रिड मॉडल के तहत गवर्न किया जा रहा है। प्लस इसमें ये भी आर्ग्यू किया जा रहा है कि जो आर्टिकल 25 है, फ्रीडम ऑफ रिलीजन टू प्रैक्टिस प्रोपागेट प्रीफेस, तो उन सभी चीज़ों को क्या उन राइट्स का वायलेशन हो रहा है। फिर आपका सुप्रीम कोर्ट में भी क्या है, केसेस जो है अभी तक पेंडिंग है। तो ये पूरा अभी क्या है, मुद्दा बन के आया है। तो देखना होगा कि इन फ्यूचर इसको कैसे टैकल किया जाता है, क्योंकि जो बोध गया है वो सिर्फ इंडिया के लिए ही एक सेक्रेट प्लेस नहीं है, ओवरऑल जो आपके ईस्ट एशियन नेशंस है एशिया के, उनके लिए भी एक बहुत ही सेक्रेट प्लेस है। और वर्ल्ड वाइड जो भी बुद्धिस्ट फेथ के लोग हैं वो इनको इस जगह को एक पिलग्रिमेज साइट की तरह मानते हैं और इसकी दर्शन करने भी आते हैं। तो इसी से अभी क्या है, आपका जो इशू है इसको ऑल इंडिया जो बुद्धिस्ट फोरम है ये इसको इसके 100 जो बुद्धिस्ट मॉन्क है वो इसको अभी
इसके जो मैनेजमेंट है उसके अगेंस्ट प्रोटेस्ट कर रहे हैं कि इसका जो मैनेजमेंट है इसमें आपका ऑटोनॉमी रहना चाहिए, स्पेशली बुद्धिस्ट लोगों का ज़्यादा से रहना चाहिए। तो यही पूरा मुद्दा कहता है। नेक्स्ट जो आर्टिकल है वो बात करता है अबाउट लिबरेशन डे एंड इंडियन पर्सपेक्टिव। तो इसमें स्पेशली ये इंडिया यूएस के जो ट्रेड रिलेशन है उसी को लेके बात करता है कि आपका जो 2 अप्रैल है उसके बाद इंडिया के ऊपर रेसिप्रोकल टैरिफ लगाने वाला है यूएस, अगर इंडिया कंसेशन नहीं देता है तो इसको लेके अभी इसमें ये डिस्कशन दिया गया है कि इंडिया को जो यूएस के साथ जितना दूर हो सकता है नेगोशिएट करना चाहिए, लेकिन अपने डोमेस्टिक इंटरेस्ट को ध्यान में रखते हुए, और इसी के साथ रीबैलेंसिंग करना चाहिए ट्रेड जो आर्किटेक्चर है उसको। हमें सिर्फ आपका यूएस सेंट्रिक फोकस नहीं रखना चाहिए, इसके अलावा जो यूरोपियन यूनियन है, यूनाइटेड किंगडम है, एशियन के डिफरेंट नेशन है, जापान है, साउथ कोरिया है, इनके साथ ट्रेड रिलेशन को डेवलप करना चाहिए ताकि हम अपना जो एक्सपोर्ट है उसको डाइवर्सिफाई कर सकें, ना कि किसी एक कंट्री के साथ ही हम अपना ट्रेड रिलेशन को लेके चिंतित रहें। तो वही बातें इसमें कही जा रही है। तो अगर अभी यूएस ट्रेड बैरियर लगाता है तो थ्रू इंक्रीजिंग टैरिफ रेट्स, तो इससे क्या है हमारा एक्सपोर्ट में इम्पैक्ट पड़ सकता है, इन्वेस्टमेंट में भी अनसर्टेनिटीज़ आ सकती है, स्पेशली जो एफडीआई फ्लो होता है डिफरेंट नेशन से। और इसमें अगर अभी जैसे कोई एफडीआई इनफ्लो हुआ देश में, तो उस एफडीआई से जो भी चीज़ें बनेंगी, जो भी मैन्युफैक्चरिंग होगा, सर्विसेज सेक्टर का ग्रोथ होगा, तो वो हमारा अगर मेन मार्केट यूएसए रहता है कि यूएसए के साथ हमारा सरप्लस है, तो बाकी जो एफडीआई है वो आने से डरेंगी कि इंडिया का जो मार्केट है वो डाइवर्सिफाई नहीं है। तो इसलिए हमारे गवर्नमेंट को ये कोशिश करनी चाहिए कि हमारा जो ट्रेड है वो उसको डाइवर्सिफाई किया जाए, एक बैलेंस किया जाए विथ डिफरेंट नेशन, ताकि जो यूएसए से शॉक आने वाली है उसको हम एब्जॉर्व कर सकें। तो वही चीज़ें इसमें मेंशन की गई है। और इसमें आप क्या देख सकते हैं, ओके। तो इसी को लेके इन फ्यूचर आप देख सकते हैं कि क्या फोकस एरिया हमारा रहना चाहिए, हमें अपना मैन्युफैक्चरिंग को डेवलप करना चाहिए। तो अभी आप देख सकते हैं जो प्रोडक्शन लिंक इंसेंटिव है, इसके तहत हमारा मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर को ग्रो करने की कोशिश की जा रही है। तो अभी जो मैन्युफैक्चरिंग का हब है वो चाइना है, लेकिन चाइना में जैसे कि आपका पॉपुलेशन एजिंग दिखाई दे रहा है, दूसरा यूएसए ने चाइना के ऊपर टैरिफ भी ज़्यादा लगाया है। तो जो यूएसए और यूरोपियन यूनियन की फर्म है वो क्या करेंगी, चाइना प्लस वन स्ट्रेटजी के तहत इंडिया को ढूंढेगी या फिर इंडिया में अपना मैन्युफैक्चरिंग बेस बनाएंगी। तो इससे क्या करना है, इनको अट्रैक्ट करने के लिए हम पीएलआई स्कीम के तहत इनको अट्रैक्ट कर सकते हैं। फिर हमारा अभी सिर्फ पीएलआई से ही काम नहीं चलेगा, हमारा जो सप्लाई चेन का सिस्टम है जिसमें आपका इंफ्रास्ट्रक्चर को डेवलप करना, ओके, ताकि हम क्या कर सके, आपका सप्लाई चेन को डेवलप कर सके। तो उन चीज़ों में हमें ध्यान देनी है। फिर सर्विसेज सेक्टर में आपका फिनटेक, लीगल टेक, हेल्थ टेक, इन सभी चीज़ों में ध्यान देनी ज़रूरी है, इसके इंफ्रास्ट्रक्चर में ध्यान देनी ज़रूरी है। फिर एफडीआई को फैसिलिटेट करना है ताकि एफडीआई हमारे देश में आए चाइना की बजाय। तो ये सभी चीज़ों में हमें ध्यान देना ज़रूरी है। इसके उपरांत भी आप डीरेगुलेशन के बारे में, फिर लैंड रिफॉर्म के बारे में, लैंड लॉ रिलेटेड जो भी कानून है उसको उसके रिफॉर्म के बारे में, फिर लेबर लॉ जो भी है उसके रिफॉर्म के बारे में मेंशन कर सकते हैं। नेक्स्ट आर्टिकल बात करता है इमिग्रेशन लॉ रिफॉर्म कैन प्रिवेंट साइबर स्लेवरी। तो अभी ये साइबर स्लेवरी है क्या, तो जैसे कि आपको एक बात तो पता ही है कि इंडिया में जो यूथ का पॉपुलेशन है वो बहुत ही ज़्यादा है, और अनएम्प्लॉयमेंट का जो रेट है वो भी बहुत ज़्यादा है, स्पेशली जो पढ़े लिखे यूथ है उनके अंदर। तो इसके वजह से क्या होता है, अभी जो हमारे यूथ है वो जॉब सीख करते हैं, और जब देश में अच्छा जॉब नहीं मिलता है तो वो देश से बाहर इमिग्रेट करना चाहते हैं। और इसी चक्कर में क्या होता है, अभी जिसको लीगल चैनल से वीज़ा ये सभी मिल जाती है तो वो चले जाते हैं डिफरेंट नेशन में, जैसे यूरोपियन देशों में हो या फिर अमेरिका जैसे देशों में। लेकिन बाकी लोगों को क्या किया जाता है, डिफरेंट आपके एजेंट के
तहत या फिर स्कैमर के तहत इनको स्पेशली इस आर्टिकल में जो कहा गया है कि एक्सपोर्ट कर दिया जाता है साउथ ईस्ट एशियन नेशन में, जैसे म्यांमार हो गया, लाओस हो गया, कंबोडिया हो गया। और इन नेशन में इनको क्या किया जाता है, इनका इस्तेमाल करके साइबर क्राइम को अंजाम दिया जाता है। तो इन्हीं को कहा गया है क्या, साइबर स्लेवरी। तो साइबर स्लेवरी क्या है, जब किसी को फोर्सफुली आपके साइबर क्राइम में लगाया जाए उनके विल के अगेंस्ट। और अगर कल कोई केस भी बनता है तो ये क्या होगा, इन्हीं जो फोर्सफुल साइबर स्लेव है इनके ऊपर केस होगा और इनको क्या करना होगा, पूरा पेनल्टी भरना होगा जो भी स्कैम किया है उसके लिए। तो अभी इसको रोकने के लिए इमिग्रेशन जो हमारे लॉ है उसको रिफॉर्म करने के बारे में कही जा रही है, ताकि जो भी हमारे इमिग्रेंट्स जाते हैं, देश से बाहर निकलते हैं, और उनको जो भी कंपनी या फिर जो भी एजेंट या फिर जो भी ऑर्गेनाइजेशंस लेके जाते हैं उनको अकाउंटेबल ठहराना है। उनका जो बैकग्राउंड है उसको देखना है कि ये सही कंपनी है या नहीं है। तो उसी के बारे में ये आर्टिकल बात करता है। तो पहला प्रॉब्लम तो ये देखना है कि ये हो ही क्यों रहा है। तो इसमें अगर इकोनॉमिक डायमेंशन देखें तो देश में जॉबलेस ग्रोथ है, पुश फैक्टर माइग्रेशन है। पुश फैक्टर माइग्रेशन ये हो गया, एक पुल होता है खिंचाव, जैसे लोग यूएसए में जाना चाहते हैं अच्छी लाइफ के लिए। लेकिन पुश फैक्टर हो गया कि देश में आपका जब अपॉर्चुनिटीज़ नहीं है, कोई उपाय नहीं है, तो वो क्या होते हैं, ऑटोमेटिकली पुश हो जाता है टू माइग्रेट फ्रॉम देयर ओन नेशन टू अदर नेशन टू सीक अ बेटर लाइफ, टू सीक अ जॉब, टू गेट बेटर अर्निंग। तो अभी उससे क्या होता है, इनका एक्सप्लॉयटेशन होता है, क्योंकि ऐसे बहुत इंसान होते हैं या फिर ऑर्गेनाइजेशंस होती है या बनती है जो इनको एक्सप्लॉइट करती है। तो इन्हीं को क्या करना है, प्रोटेक्शन देना है। तो जो इमिग्रेशन एक्ट ऑफ 1983 है इसमें कुछ लेक्यूनस है, जैसे जो रिक्रूटमेंट एजेंट्स है उनका रेगुलेशन नहीं किया जाता है, जो इनको रिक्रूट करने के लिए लेके जाते हैं, और ये लेके जाके क्या करते हैं, आपके साइबर क्राइम में इनको एंगेज करवाते हैं। फिर मैकेनिज्म फॉर प्रोटेक्टिंग वर्कर्स फ्रॉम साइबर एक्सप्लॉयटेशन और फोर्स्ड क्रिमिनलिटी। तो जो साइबर एक्सप्लॉयटेशन में इनको डालते हैं, फोर्स क्रिमिनलिटी में डालते हैं, इनको क्राइम करने का कोई शौक नहीं है लेकिन फोर्सफुली करवाया जाता है, नहीं तो इनकी घर वापसी नहीं होगी या फिर इनको जान से मार दिया जाएगा। तो ऐसे बहुत सारे थ्रेट रहते हैं जिसके लिए क्या होता है, ये मजबूर हो जाते हैं काम करने के लिए। फिर प्रोविजन फॉर बायलैटरल लेबर एग्रीमेंट और ग्रीवेंस रिड्रेसल। तो बायलैटरल लेबर एग्रीमेंट नहीं है डिफरेंट नेशन के साथ, जैसे स्पेशली साउथ ईस्ट एशियन नेशन में कंबोडिया, लाओस, म्यांमार, इनके बारे में स्पेशली मेंशन किया गया है। फिर फेलियर टू अपडेट इमिग्रेशन क्लियरेंस रिक्वायर्ड। तो अभी जब भी एक देश से दूसरे देश में लोग जाते हैं या फिर किसी एजेंसी के तहत ले जाया जाता है तो उसमें क्या होता है, इमिग्रेशन क्लियरेंस रिक्वायर्ड होता है। तो ये क्या है, एक्सक्लूड कर दिया गया है कंबोडिया को, म्यांमार को एंड लाओस को फ्रॉम ईसीआर लिस्ट। तो इसको क्या करना है, ये एक इसमें पॉलिसी के तहत इन चीज़ों को ठीक करना है। तो जब एक्सक्लूड किया गया है तो ये सभी चीज़ें अभी क्या करती है, इंडिया के वर्कर्स का वल्नरेबल पोजीशन को एक्सपोज करती है। और ये जो लॉ है जब लाया गया था तब आपका डिजिटल क्राइम ना के बराबर था, लेकिन आज के समय पे आपका एआई के टेक्नोलॉजी के वजह से, सोशल मीडिया की टेक्नोलॉजी की वजह से, यूपीआई की वजह से, ओके, या फिर आप जैसे फ्रॉड, साइबर अरेस्ट हो या फिर डिजिटल अरेस्ट जैसे हो, ये सभी चीज़ें देख सकते हैं। और इसमें क्या है, अभी इन चीज़ों को अंजाम देने के लिए भी वर्कर्स चाहिए। तो साउथ ईस्ट एशियन नेशन स्पेशली आपके कंबोडिया, म्यांमार, लाओस, इन जैसे देशों में क्या है, डिफरेंट नेटवर्क्स है, और ये नेटवर्क क्या करती है, इंडियन जो जॉब सीकर्स है उनको ज़बरदस्ती एम्प्लॉय करवाती है। तो इसी का पूरा मुद्दा इसमें दिया गया है कि कैसे आपका इसका सल्यूशन लाया जा सकता है। नेक्स्ट आर्टिकल बात करता है डेमोक्रेसी इज अंडर थ्रेट फ्रॉम इलिटोक्रेसी। तो डेमोक्रेसी जो क्या होता है, लोगों के द्वारा बनाया गया, लोगों के हित के लिए बनाया गया एक गवर्नमेंट सिस्टम होता है जिसमें लोगों का राइट्स रहता है, आपका वो अपने हक के लिए बोल सकते हैं। लेकिन प्रॉब्लम क्या है, अभी डेमोक्रेसी में आपका कैसे थ्रेट आया है डेमोक्रेसी में, इलिटोक्रेसी के ज़रिए। तो अभी इलिटोक्रेसी क्या है, जो इलीट है, जो पैसे वाले लोग हैं, वो क्या करते हैं, आपके पावर में आते हैं और डेमोक्रेसी को थ्रेट करते हैं।
तो अभी अगर आप देखें जो भी डिफरेंट नेशन में जो भी चुने हुए रिप्रेजेंटेटिव है उसमें आपको आम आदमी नहीं मिलेंगे। जो भी है वो आपको मिलियनर बिलियनर लोग ही मिलेंगे जो क्या करते हैं, डेमोक्रेसी का जो क्रेडेंशियल है उसको घटाते हैं। जैसे आपके डेमोक्रेसी के तहत ही चुना जाता है, लेकिन बाद में वो क्या करते हैं, जो डेमोक्रेसी का या फिर डेमोक्रेसी के हक में या फिर पीपल के हक में जो काम करना होता है वो नहीं करके वो क्या करते हैं, जो कॉरपोरेट्स होती है, जो टेक्नोक्रेट्स होते हैं उनको मदद करते हैं। तो फॉर एग्जांपल अभी आप इसमें इलॉन मास्क का एग्जाम्पल भी ले सकते हैं कि अभी डोनाल्ड ट्रंप साहब ने इसमें ये दिया भी गया है कि डोनाल्ड ट्रंप साहब खुद डेमोक्रेसी के तहत चुने गए, लेकिन अभी वो जो डॉज डिपार्टमेंट बनाए हैं उन्होंने, और इलॉन मस्क का जो उसमें रोल है उसमें आप एक इलिटोक्रेसी देख सकते हैं, क्योंकि जो भी आपके सजेशंस है डॉज डिपार्टमेंट का वो वेलफेयर के अगेंस्ट है मोस्ट ऑफ द टाइम। और जो वेलफेयर अगर नहीं हो रहा है तो वो क्या हो रहा है, डेमोक्रेसी का जो डेमोक्रेटिक प्रिंसिपल्स है उसको वायलेट कर रहा है। तो वही चीज़ें इसमें मेंशन की गई हैं। तो आप देख सकते हैं कि डिफरेंट रीजन में ऑथोरिटेरियन लीडर्स देखे जाते हैं। तो ये जो भी ऑथोरिटेरियन लीडर होते हैं वो ऐसा नहीं है कि वो आपके खुद पावर में आ गए हैं, उनको क्या किया जाता है, पॉपुलर सपोर्ट के तहत ही चुना जाता है। और वो क्या करते हैं, जब भी देश में कोई आपका क्राइसिस का सिचुएशन होता है तो पीपल का जो सेंटीमेंट होता है उसको हाईजैक कर लेते हैं, उनको अच्छा दिलासा दे देते हैं। तो उससे क्या होता है, पीपल का जो सपोर्ट है वो उनको चला जाता है। फॉर एग्जांपल जैसे हिटलर था, तो जब जर्मनी में पूरा आपका इकोनॉमिक कोलैप्स में था, इकोनॉमी का जो आपका एक तो बहुत सारा इंसल्ट भी हो गया था उनके ट्रीटी ऑफ वर्साइल्स के तहत। तो तभी क्या किया गया, जो उनका सेल्फ रेस्पेक्ट था उसको वापस लाने के लिए हिटलर साहब ने लोगों को मांग किया और लोगों ने ही उनको चुना। तो देख सकते हैं कि कैसे आपका डेमोक्रेसी में ऑथोरिटेरियन या फिर इलीट लीडर्स चुने जाते हैं, और वो क्या करते हैं, डेमोक्रेसी के हक में काम करने की बजाय डेमोक्रेसी के अगेंस्ट जाते हैं। तो इसीलिए ये आर्टिकल कह रहा है कि डेमोक्रेसी इज अंडर थ्रेट फ्रॉम इलिटोक्रेसी। तो मिलिट्री जुंटा से भी इसमें यह भी कहा गया कि मिलिट्री जुंटा इन सब से तो खतरा है ही, वो तो हमें सीधा सीधा पता ही होता है कि उससे खतरा होता है, लेकिन उससे भी बड़ा खतरा क्या है, जो साइलेंटली आपका डेमोक्रेसी का वैल्यू को किल करता है, वो है इलिटोक्रेसी। ओके, तो वही चीज़ें इसमें मेंशन की गई हैं। और ओके, इसमें अभी जो रिलेटेड स्कॉलर है जैसे जोसेफ स्टेगलेट साहब है या फिर नोम चॉम्स्काई साहब है, वो भी क्या कहते हैं कि जो भी डेमोक्रेटिक इंस्टीट्यूशन है उनको संजो के रखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। जो ओलिगार्क्स है, ओलिगार्क्स मतलब जो पैसे से पावर से ऊपर है, उन लोगों का इन्फ्लुएंस से डिफरेंट जो इंस्टीट्यूशन है उनको बचाए रखना चाहिए। नहीं तो डेमोक्रेसी क्या कर सकती है, सिर्फ जो प्राइवेट प्लेयर्स है उन्हीं को गेन कर सकती है, और किसका लॉस करा सकती है, पब्लिक का। फिर इसमें और एक बात कही गई है, डॉज डिपार्टमेंट के बारे में ही कहा गया है, डॉज मेटाफोर सिग्नल्स टेक्नो फ्यूडलिज्म। तो टेक्नो फ्यूडलिज्म क्या होता है, एक समय में फ्यूडलिज्म जब था मेडिएवल टाइम पे, तब जितने भी आपके सबसे बड़ा रिसोर्स क्या होता था, लैंड होता था। तो बीघा बीघा लैंड क्या होता था, बहुत बड़ी बड़ी लैंड एक या दो महाजन के पास होता था, और वो महाजन क्या करते थे, बाकी लोगों को एक्सप्लॉइट करता था। तो आज के समय पे क्या है, जो टेक्नो बिलियनियर्स मिलेनियर्स है वो क्या कर रहे हैं, आपका एक नया टेक्नो फ्यूडलिज्म लेके आ रहे हैं, जो पूरा गवर्नमेंट को ही हाईजैक करके बैठे हुए हैं। तो ये बहुत ही जो ये आर्टिकल है क्रिटिकल आपको एक एस्पेक्ट देता है कि किस तरह से आपके जो टेक्नो फ्यूडलिज्म है या फिर इलिटिज्म है वो कैसे, या फिर जो ओलिगार्की है वो कैसे प्राइवेट इंस्टीट्यूशन को गेन करा सकती है और डेमोक्रेसी के साथ कंप्रोमाइज़ कर सकती है। ओके, तो बहुत सारे एग्जाम्पल आप पास्ट से भी इसमें देख सकते हैं। चलिए देखते हैं नेक्स्ट आर्टिकल, अ चार्टर फॉर इंडिया टू नेगोशिएट ग्लोबल केओस। तो कल जो एक आर्टिकल देखा था
कि आपका इंडिया को भी क्या करना है, जो ग्लोबल लेवल में जो भी प्रॉब्लम है उसमें एक अच्छा रोल प्ले करना है। इंडिया को बाई स्टैंडर्ड की तरह बस प्रॉब्लम्स को देखना नहीं है, क्योंकि आज के समय पे आप इंडिया को आप इकोनॉमी की तरफ से देखें या 5th पोजीशन में है, स्पेस के सेक्टर में 6th पोजीशन में है, आपके हम न्यूक्लियर पावर भी है और मिलिट्री माइट भी हमारा है कंपैरेटिवली। तो इससे अभी क्या है, इंडिया को एक अच्छा पोजीशन लेना है ग्लोबल लेवल में, ताकि इंडिया क्या कर सके, एक अच्छा लीडरशिप रोल प्ले कर सके और ग्लोबल लेवल में जो केओस है उनको कम कर सके। तो उसी के बारे में ये आर्टिकल बात करता है कि हम कैसे विश्व बंधु या फिर कैसे विश्व गुरु बन सकते हैं। तो उसके लिए हमें क्या करना होगा, ग्लोबल लेवल में जो भी प्रॉब्लम है उसमें एक्टिव इंटरेस्ट लेते हुए और किसी का साइड ना लेते हुए सल्यूशन निकालने होंगे, ताकि हम ग्लोबल लेवल में एक पोजीशन बना सकें। तो वही चीज़ें इसमें कही जा रही है और इसके लिए इंडिया क्या कर रहा है वो भी इसमें मेंशन किया गया है कि कैसे इंडिया आपके डिफरेंट प्लेटफॉर्म जैसे क्वाड के ज़रिए आपका जो वेस्टर्न नेशन है, स्पेशली पावरफुल नेशन यूएसए, उनके साथ रिलेशन मेंटेन कर रहा है। फिर एससीओ के तहत आपका चाइना के साथ रिलेशन मेंटेन कर रहा है। फिर आपके G20 के तहत डिफरेंट डेवलपिंग और डेवलप नेशन से रिलेशन बनाए हुए हैं। ब्रिक्स के तहत आप देख सकते हैं कि इंडिया का जो रिलेशन है वो ब्राज़ील, जो लैटिन अमेरिका का कंट्री है, उससे रिलेशन बना के रखा है। फिर साउथ अफ्रीका है। तो कैसे हम क्या कर रहे हैं, अपना जो रिलेशन है डिफरेंट रीजन में मेंटेन कर रहे हैं। लेकिन इसमें उससे भी ऊपर जाके जो भी ग्लोबल इश्यूज़ है उसमें इंडिया का जो से है, इंडिया का जो लीडरशिप है, जो रोल है, वो प्ले करने की बात कही जा रही है। तो इसमें अभी इंडिया का हार्ड पावर क्रेडिबिलिटी क्या है कि हम 5th लार्जेस्ट इकोनॉमी है, न्यूक्लियर स्टेट है, स्ट्रेटेजिक जियोग्राफी है हमारा, लैंडलॉक नहीं है हम, इंडियन ओशन में हमारा देश खुलता है। फिर सॉफ्ट पावर में डेमोक्रेसी है, बॉलीवुड है, योगा है, फिर सिविलाइजेशनल डिप्लोमेसी है, डायस्पोरा का लेवरेज है। तो ये सभी चीज़ें हम क्या, इन चीज़ों का इस्तेमाल करके क्या कर सकते हैं, एक अच्छा रोल प्ले कर सकते हैं। तो अभी हमें नॉन अलाइनमेंट की जगह क्या करना है, लीडरशिप का रोल प्ले करना है और मल्टी अलाइंड अप्रोच को साथ में रखना है। तो उसी के बारे में ये आर्टिकल बात करता है। नेक्स्ट आर्टिकल बात करता है वेयर आवर फ्रीडम ऑफ स्पीच केम फ्रॉम। हमारी फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन आती कहाँ से है और कहाँ चली जाती है। तो अभी इसमें यह कहा गया है कि इल्यूजन ऑफ एब्सोल्यूटनेस। तो हमारा जो फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन है, पहला बात तो वो क्या नहीं है, एब्सोल्यूट नहीं है। एक तो फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन दिया गया है आर्टिकल 19 सब क्लॉज 1A में, और दूसरी तरफ इसमें रीजनेबल रेस्ट्रिक्शंस लगाए गए हैं अंडर आर्टिकल 19 सब क्लॉज 2। और कौन से रेस्ट्रिक्शंस है, पब्लिक ऑर्डर, डिसेंसी, मॉरलिटी, सिक्योरिटी ऑफ द स्टेट एसेट्रा। तो इसको भी अभी इसमें जो भी चीज़ें लिखी गई हैं ये भी बहुत वेग है। इसमें कहा गया है कि द टर्म आर वेग एंड ओपन टू मिसयूज़। तो इसी के लिए क्या किया जाता है, आपके पब्लिक ऑर्डर के नाम पे या फिर सिक्योरिटी ऑफ द स्टेट के नाम पे डिफरेंट समय में सिडिशन चार्जेस लगाए जाते हैं। UAPA के तहत आपका अरेस्ट कर लिया जाता है। तो इससे क्या होता है, लोगों का जो आपका फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन होता है वो कैसे वायलेट होता है, उसी के बारे में ये आर्टिकल बात कर रहा है। और जो डिफरेंट इंस्टीट्यूशन है उनको कैसे रोल प्ले करना चाहिए टू प्रोटेक्ट आवर फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन, लेकिन वो कैसे फेल कर रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल इसमें ओपोजिशन का रोल दिखाया गया है कि ओपोजिशन के अंदर खुद के अंदर कॉन्फिडेंस नहीं है, फिर जो उनका स्ट्रैटेजी है वो वीक है। फिर हिपोक्रेसी देखी जाती है कि एक समय पे जब आपके खुद रूल आपके पावर में रहते हैं तो डिफरेंट चीज़ों को बैन लगाने के बारे में बात करते हैं, लेकिन जब अपोजिशन में रहते हैं तो फ्री स्पीच के बारे में बात करते हैं। तो इससे क्या है, एक हिपोक्रेसी या फिर जो डबल स्टैंडर्ड या फिर दोगलापन है वो दिखाई देता है। तो उसको दूर करना ज़रूरी है। फिर नेक्स्ट आपका इसमें आर्टिस्ट को भी क्रिटिसाइज़ किया गया है कि आर्टिस्ट भी क्या करते हैं, अपने आप को सेल्फ सेंसर कर लेते हैं कि ये नहीं लिखना है। और एक बात ये भी है कि वो भी डरते हैं कि लिखना, अगर लिखेंगे तो UAPA के अंदर आ जाएंगे, सिडिशन चार्जेस के अंडर उन्हें बुक कर लिया जाएगा। तो इसमें ऑथर साहब ने कहा है कि लोगों को हिम्मत दिखानी होगी और जो फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन है, जो डेमोक्रेसी का हार्ट एंड सोल है, उसको प्रोटेक्ट करना होगा।
नेक्स्ट आर्टिकल बात करता है काठमांडू प्रोटेस्ट वाई सम नेपालीज वांट किंग्स रिटर्न। तो काठमांडू में क्या है, प्रोटेस्ट लगातार देखे जा रहे हैं और इनका डिफरेंट रीजन है। और ये प्रोटेस्ट में अभी क्या है, जो किंग है उनके रिटर्न के बारे में भी जो रेटोरिक है वो चल रहा है। तो पूरा मुद्दा क्या है कि आपका बहुत सारे प्रॉब्लम है, सोशल प्रॉब्लम है, पॉलिटिकल प्रॉब्लम है, इकोनॉमिक प्रॉब्लम है। तो इकोनॉमिक प्रॉब्लम में आपका इकोनॉमिक स्टेगनेशन, अनएम्प्लॉयमेंट, आउट माइग्रेशन, ये सभी चीज़ें क्या कर रही है, यूथ के अंदर डिसइल्यूजनमेंट का क्रिएशन कर रही है कि वो जो डेमोक्रेटिक सिस्टम सेटअप हुआ नेपाल में 2006 के बाद, जिससे बहुत आशा लगाई गई थी कि आपके लोगों के सोशो इकोनॉमिक राइट्स को प्रोटेक्ट किया जाएगा, लेकिन जितना आशा किया गया था उतना नहीं हुआ है, क्योंकि एक शॉर्ट स्पैन ऑफ टाइम में बहुत सारी गवर्नमेंट आई और गई। तो 2006 से लेके अभी तक लगभग 8 बार आपके जो कोर लीडरशिप है उसमें चेंजेस दिखी गई है। तो पॉलिटिकल लेवल में फ्रीक्वेंट गवर्नमेंट चेंज, डीप रूटेड करप्शन स्कैंडल्स देखे गए हैं। फिर आपके जो पॉलिटिकल लीडर्स हैं उनको ब्लैंकेट इम्यूनिटी दी गई है, जिसके वजह से उनके जो भी अनलॉफुल एक्टिविटीज़ हैं उनको कर्व नहीं किया जा सक रहा है। तो इन्हीं सभी चीज़ों की वजह से क्या है, अभी ये भी आपका कहा जा रहा है कि जो किंग है शायद वो रिटर्न कर सकते हैं। तो देखा जाना होगा क्या होता है। तो ये सभी क्या है, अभी प्रोबेबिलिटी ही इसमें दिखाई गई है। मेन तो प्रॉब्लम और क्या इसके प्रोबेबल सॉल्यूशन हो सकते हैं। तो ऐसा भी हो सकता है कि एक रेफरेंडम आए जिसमें मोनार्क को फिर से रीइंस्टॉल किया जाए, या फिर ऐसा भी एक सिचुएशन आ सकता है कि आपके इंग्लैंड में जैसे मोनार्की सेरेमोनियल पोजीशन है वैसा कुछ मेजर भी लिया जा सकता है। लेकिन प्रॉब्लम अभी इसमें क्या है कि आपके जो सोशियो इकोनॉमिक डेवलपमेंट है वो कम देखा गया है। जो आपका डेमोक्रेसी को स्ट्रेंथन करना होता है थ्रू डिसेंट्रलाइजेशन, वो कम देखा गया है। तो इससे एक सीख भी मिलता है डिफरेंट नेशन को इंक्लूडिंग आवर, कि हमें जो इकोनॉमिक डेवलपमेंट है उसको बनाए रखना है, अनएम्प्लॉयमेंट का प्रॉब्लम दूर करना है, डिफरेंट सेक्टर्स के डेवलपमेंट को इंश्योर करना है, इंक्लूसिव डेवलपमेंट को इंश्योर करना है, सोशल जस्टिस को इंश्योर करना है, इक्वालिटी को इंश्योर करना है, जो करप्शन है, नेपोटिज्म है, उनको कम करना है, मेरिटोक्रेटिक बनाना है पूरा सिस्टम को। तभी क्या है, प्रॉब्लम्स दूर की जा सकती है। जो नेक्स्ट आर्टिकल है वो अगेन जुडिशरी में जो भी रिफॉर्म करने हैं, ओवरऑल लाने हैं, उसके बारे में बात करता है। तो इसमें अभी जिन जज साहब के अगेंस्ट में आपका एलिगेशन लगा है, इसमें ये भी उनके हक में भी बात किया गया है कि जो भी चीज़ें हैं वो ड्यू प्रोसेस के तहत होनी चाहिए, और नेचुरल जस्टिस का जो प्रिंसिपल है। तो नेचुरल जस्टिस क्या कहता है कि हियर दी अदर साइड, कि बोथ पार्टी का सुनना ज़रूरी है। अभी पैसे मिले इसका मतलब ये नहीं है कि वो करप्ट ही है, इसके हिसाब से मैं बोल रहा हूँ। ये कोई कॉन्स्पिरेसी भी हो सकती है। तो इसीलिए क्या करना है, पूरा तह तक जाना है, चीज़ों को जांच करना है, वो भी ट्रांसपेरेंट तरीके से, विदाउट एनी बायसनेस, विदाउट एनी टेम्परिंग। और उसके बाद ही क्या करना है, कौन दोषी है या नहीं है उसको साबित करना ज़रूरी रहेगा। अदरवाइज़ ये चीज़ें अगर आपकी कारपेट के अंदर अगर दबा के रखेंगे इन सभी चीज़ों को कि जुडिशरी का नाम खराब होगा, तो इससे क्या है, अगर इन चीज़ों को ठीक नहीं किया गया तो इससे जुडिशरी के ऊपर जो ट्रस्ट है वो इरोड हो जाएगा। और एक जो कॉलेजियम को लेके पूरा जो विवाद है अभी फिर से छिड़ा है कि कॉलेजियम सिस्टम में रिफॉर्म लाना चाहिए, और एक अल्टरनेटिव सिस्टम के तहत, फॉर एग्जांपल जैसे एनजेएससी जैसा कोई मैकेनिज्म आना चाहिए जिसमें जुडिशरी और एग्जीक्यूटिव दोनों रहे, उसके अलावा भी सिविल सोसाइटी से भी लोग रहे, ताकि जो भी आपके जुडिशरी में अपॉइंटमेंट हो वो काफ़ी ट्रांसपेरेंट और अकाउंटेबल तरीके से हो। तो उसी के बारे में सुझाव दिया गया है। नेक्स्ट आर्टिकल बात करता है इंडियाज़ इकोनॉमी कैन डबल टू 7 ट्रिलियन बाय 2030, नेक्स्ट 5 ईयर क्रूशियल। तो 2030 तक अगर हमें $7 ट्रिलियन बनना है, तो अभी हम लगभग 3.75 ट्रिलियन है, तो लगभग हमें इसका डबल करना है। तो डबल करने के लिए क्या है, डिफरेंट सेगमेंट में हमें डेवलपमेंट को इंश्योर करना होगा। तो ये आर्टिकल उसी के बारे में बात करता है। फॉर एग्जांपल आपका इसमें इकोनॉमिक डायमेंशन में करेंट जो जीडीपी है उसके बारे में मेंशन किया गया 3.7 ट्रिलियन। टारगेट क्या है, 7 ट्रिलियन है, और 7 ट्रिलियन को अचीव करने के लिए एनुअल ग्रोथ रेट हमें 7 to 8% चाहिए। और 7 to 8% के लिए क्या है, हमें जो फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट है उसको अचीव करना होगा, फिर मैन्युफैक्चरिंग ग्रोथ को इंश्योर करना होगा,
फाइनेंशियल सेक्टर में जो भी चीज़ें डेवलप करनी है उनको करना होगा। फिर आपका अगेन इन्फ्लेशन जो है उसको कंट्रोल रखना होगा, मॉनेटरी पॉलिसी को अच्छी तरह से मैनेज करना होगा। तो ये सभी चीज़ें आप सुझाव में रख सकते हैं। रिसर्च एंड डेवलपमेंट को बढ़ाना होगा, और जो भी डेवलपमेंट होगा वो इंक्लूसिव उसको रखना होगा, और जॉब लेड डेवलपमेंट होना होगा, जॉब लेस डेवलपमेंट को की जगह। ओके, और स्पेशली अर्बन, इनफॉर्मल एंड रूरल सेक्टर में ध्यान देना होगा, ताकि अर्बन और जब इनफॉर्मल अर्बन सेक्टर और रूरल सेक्टर में डेवलप होगा तो लोगों के पास क्या है, परचेजिंग पावर बढ़ेगी। परचेजिंग पावर से क्या होता है, डिमांड जनरेट होती है, डिमांड से सप्लाई बढ़ाने के लिए फिर मैन्युफैक्चरिंग करना होता है, तो उससे क्या है, इकोनॉमी को बूस्ट मिलता है। तो व्हाट नीड्स टू बी डन इन नेक्स्ट 5 ईयर्स, तो क्या क्या करना है, जो इंफ्रास्ट्रक्चर है उसको डेवलप करना है, ग्रीन एनर्जी में ट्रांजिशन करना है, कैपिटल मार्केट को डीप करना है, फाइनेंशियल इंक्लूजन एंड डिजिटाइजेशन करना है, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस को बढ़ावा देना है, इट मीन्स डी रेगुलेशन करना है। फिर आपका फाइनलाइज करना है जो फ्री ट्रेड एग्रीमेंट चल रहा है, टॉक चल रहा है बिटवीन इंडिया EU, इंडिया UK, तो ये सभी को फाइनलाइज करना ज़रूरी रहेगा। फिर EV एंड क्लीन एनर्जी को की सेक्टर बताया गया है, सेमीकंडक्टर, इलेक्ट्रॉनिक्स, एग्रीटेक, रूरल इंफ्रास्ट्रक्चर, डिजिटल सर्विस एंड AI, टूरिज्म एंड हेल्थ केयर, ये की सेक्टर है, इसमें ध्यान दे सकते हैं फॉर ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। फिर कौन कौन से डायमेंशंस में ठीक करने हैं, लीगल, एथिकल, पॉलिटिकल, सोशल, एनवायरमेंटल, टेक्नोलॉजिकल, इसमें क्या डेवलपमेंट करनी है, वो सभी चीज़ें, जैसे टेक्नोलॉजी में AI, ऑटोमेशन, इन सभी चीज़ों को इंश्योर करना है। एनवायरनमेंट में हमें ग्रीन इंफ्रास्ट्रक्चर को डेवलप करना है, क्योंकि हमारा अगर ग्रोथ हुआ एट द कॉस्ट ऑफ एनवायरनमेंट तो वो ग्रोथ सही नहीं रहेगा। और सोशल सेक्टर में देखा जाए तो कैसे एजुकेशन, हेल्थ, सभी चीज़ों को डेवलप करनी है। फिर पॉलिटिकल सेक्टर में स्टेट सेंटर के बीच में जो फाइट चलते रहता है, उससे क्या है, डेवलपमेंट इंश्योर नहीं होगा, उसको ठीक करना है। फिर एथिकल, इसका इम्पेरेटिव क्या है कि जो डेवलपमेंट है वो इक्विटेबल होना पड़ेगा, इंक्लूसिव होना पड़ेगा। और लीगल में क्या करना है, टैक्सेशन लॉज, लैंड लॉ, लेबर लॉ, इन सभी चीज़ों को, फिर IPR प्रोटेक्शन इंश्योर करना होगा। तो इसी के साथ आज का जो डिस्कशन है वो समाप्त होता है। कल फिर मिलेंगे डिफरेंट टॉपिक के साथ। तो आज जो भी टॉपिक देखी वो प्री और मेंस दोनों के लिहाज से इम्पोर्टेंट है। ओके, तो आज के लिए अलविदा, कल फिर मिलते हैं।